नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 से 13 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख में किया जा रहा है। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में स्थित है, जो चीन से मुकाबले के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट को 218 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के सांबा में 90 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कोको गॉफ ने जीता है। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब अमेरिका की 19 साल की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरीना सालाबेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह कोको गॉफ का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने जीता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया है और इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किरण जॉर्ज ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर किरण जॉर्ज ने जापान के ताकाहाशी को हराया है। किरण जॉर्ज ने पिछले साल फाइनल में प्रियांशु रावत को हराकर ओडिशा ओपन का खिताब भी जीता था। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है। 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, भारत ने जीता है। भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 के लिए फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट का फाइनल भूटान के शिम्पू में चांग लिमिथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भारत के सूरज सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT जोधपुर ने कोड उपकरण विकसित किया है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए कोड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस कोड विकसित किया है। यह एक तरह का एयर प्यूरिफायर है जो हवा में मौजूद हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करने में सक्षम है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोड का फुल फॉर्म क्या है? कोड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। नाम्बियार नए अध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत महेश्वरी का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस और भारत के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण अब अरब सागर में आयोजित किया गया है। वरुण अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक
भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष का प्रतीक है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ। बाद में 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। चलिए अब हम ना G20 से संबंधित जितने भी प्रश्न है ना वो हम पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न मैंने आपको पहले बता रखे हैं और कुछ प्रश्न मैं आज आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सारे प्रश्न हम एक जगह एक साथ पढ़ेंगे, फिर आगे और भी करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन इस वैश्विक मंच की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत में बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। G20 विश्व मंच की स्थापना के बाद से इस प्रभावशाली मंच का यह पहला विस्तार है। इसके साथ ही अब ग्रुप में 19 देश और 2 संघ जिसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन हो गए हैं। अफ्रीकन यूनियन एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राजील को सौंपी है। वर्ष 2024 में G20 का कार्यक्रम ब्राजील देश में होना है। हाल ही में भारत में संपन्न हुए G20 समिति सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंपी है। भारत अभी 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्ष रहेगा और 30 नवंबर के बाद यह अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देश के अलावा 9 गेस्ट कंट्री भी भाग लेंगी। ध्यान रखेगा दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी में अनुवाद वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस एलायंस की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैश्विक जैव ईंधन एलायंस की घोषणा की गई है। भारत ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA इसका समर्थन 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की है। भारत के इस प्रस्ताव में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन परिवहन के क्षेत्र में भी टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करेगा और सहयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत मंडपम में हुआ है। यह एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्पी थिएटर भी है जो 3 पीवीआर थिएटरों के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी दी गई है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, G20 सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम के बिल्डिंग के सामने ही दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न मैंने पहले पढ़ा चुका है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगला प्रश्न है, 18वें G20 के शेरपा निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमिताभ कांत जी हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत है। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतरी सारी एजेंसियों और विदेशी नीतियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है। अगला प्रश्न है,
G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांति देवी ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन में आयोजित कला प्रदर्शनी में बिहार की राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी ने की मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विराट कोहली ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 267 पारियों में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। कोहली 13,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान ने किया है। तो अभी हाल ही में ना भारत के चंद्रयान 3 के बाद जापान ने अपना चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के अनुसार स्लिम 3 से 4 महीने की अवधि में चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा में पहला महीना बिताएगा। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड हुआ है और भारत ऐसा करने वाला 4था देश बन गया है। और भारत ने जो है ना चंद्रयान मिशन को GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया है और इसी रॉकेट को LV-M3 रॉकेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना के द्वारा त्रिशूल सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप होगा। यह अभ्यास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर, अमरावती और परवाणु को स्वच्छ भारत में सबसे स्वच्छ हवा वाले शीर्ष 3 शहरों में स्थान दिया गया है। भारत में मदुरई, जम्मू और कोहिमा को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रैंकिंग जारी की गई थी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी लिमिटेड के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने डाउन स्ट्रीम एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जीज के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज करना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जटायु। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर नई क्रूज सेवा जटायु शुरू की गई है। प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को इस नई क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है। एक और क्रूज सेवा पुष्पक विमान भी लॉन्च की जाएगी। किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड ने दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट के राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी है। राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,000
रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। झारखंड कैबिनेट ने पेंशन योजना के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में शामिल करने को भी मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में लॉन्च किया गया है। भारत ने दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया है। यह इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। युद्ध के मैदान में या डिजास्टर की लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, जिससे गरीबों को समय पर उपचार किया जा सके। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की मालवीय मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मालवीय मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक शिक्षकों के लिए विशेष और अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएनडीपी इंडिया के साथ समझौता किया है। नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। एक संयुक्त बयान में नाबार्ड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य ओपन सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना है। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।